हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड अगेन। 5 से 6 महीने निकल चुके हैं। मैंने इस चैनल पे कोई सेशन कंडक्ट नहीं किया, कोई वीडियो अपलोड नहीं की। मुझे लगा आप लोग धीरे धीरे चैनल को भूल जाएंगे, पर मैंने देखा जितने सब्सक्राइबर मेरे पहले थे आज भी उतने ही हैं। तो मुझे लगा कि ये जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं। और मैं पहले भी मैंने आपसे बोला था कि 2026 के लिए जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा होगा प्रीलिम्स के लिए, मैं कुछ ऐसा छोड़ूंगा नहीं जो रह जाए। 5 साल के पीवाईक्यू मैंने लास्ट ईयर करवा दिए थे एग्ज़ाम से पहले। बाकी अगले 10 सालों की पीवाईक्यू मैं कराऊंगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप पीवाईक्यू पे ही फोकस रहें। मैं ये चाहूंगा कि आप पहले उस 5 साल का पीवाईक्यू देख लें, जिनको भी पेपर देना है। उसका लिंक उस बेसिकली अगर मैं कहूँ प्लेलिस्ट का ही लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। और बाकी के जो वीडियोस हैं 10 साल के, वो बीच बीच में आपको मिलते रहेंगे। उससे पहले मैंने कुछ स्टार्ट करने के लिए सोचा था, काफ़ी दिन हो गए। मैं सोचते सोचते बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि आप किसी से कुछ प्रॉमिस करो फिर वो डिलीवर ना कर पाओ, तो मुझे लगता है सही बात नहीं है। पर मैंने ये टारगेट किया है कि अगले कुछ 1.5 महीने में आपको मैं 30-30+ वीडियोज ऐसे प्रोवाइड कराऊंगा, जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस का टाइम आता है बीच में, कुछ 2-3 महीने का टाइम होता है। उसमें सब कुछ कुछ भी मैनेज कर पाना ना उतना आसान होता नहीं है, ना मेरे लिए ना आपके लिए। तो मैंने पहले बहुत सोचा, फिर मुझे लगा कि ये सबको जानना चाहिए, तो मैंने इस सीरीज का नाम रखा है एवरीवन शुड नो। इसमें मैं आपको 30 to 35 पर्सनालिटी जो फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जिन्होंने अपना निभाया था, ऐसा नहीं है जिनको नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, उन्होंने रोल नहीं निभाए थे। बहुत से ऐसे रीजनल लीडर्स हैं ना, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन क्या है कि हमें किस चीज के लिए, हमें प्रोफेसर नहीं बनना है, हमें रिसर्च नहीं करनी, हमें सिर्फ अपने सिलेबस पे ही इंटैक्ट रहना, टू द पॉइंट रहना है, ठीक। तो इसलिए मैंने सोचा कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए। फिर मुझे लगा कि हम स्टार्ट करते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री, जो हमारा मॉडर्न कल्चर आता है, कहाँ से कैसे कैसे ये स्टार्ट होता है, जिसको आप इंडियन रेनेसा कहते हैं, ठीक। तो मुझे लगा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट, आप सीधा सीधा मान के चलो, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और ऐसा नहीं मैं आपको पूरी हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ, अगर आप चाहोगे तो मैं पूरी हिस्ट्री भी पढ़ा दूंगा, लेकिन उसका टारगेट ये है। और इन सब के आपको पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे, ढंग के पीडीएफ। लेकिन उसका एक टारगेट मैंने और रखा है कि आप जब किसी भी वीडियो के लाइक्स अगर 100 हो जाते हैं, मैंने आपसे कोई डिमांड नहीं की है कि आप सब्सक्राइबर बढ़ाओ, ये शेयर करो या कुछ भी कमेंट करो। कमेंट आपके ऊपर है, आपको क्या जानकारी और चाहिए क्या नहीं चाहिए। लेकिन पीडीएफ, मैं वीडियो आपको पूरी फ्री में है, लेकिन पीडीएफ के लिए आपको 100+ सब्सक्राइबर चाहिए होंगे, 100+ लाइक्स हर एक वीडियो पे चाहिए होंगे। बाकी अगर आप ना चाहें तो कोई बात नहीं, अगर आप कमेंट में कहते हैं कि हमें पीडीएफ चाहिए, लाइक्स नहीं, फिर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ऐसी कोई मेरी, बस मेरा ऐसा था कि अगर मैं अपना टाइम दे रहा हूं तो कुछ ऐसा हो जो मुझे इंसेंटिवाइज करे, मोटिवेट करे। तो बस मैंने एक ऐसा कुछ आपके लिए रख दिया है टारगेट, आपकी मर्जी। हाँ, जो स्लाइड्स है इसकी पीडीएफ आपको नहीं मिलेंगे, मैं आपको प्रॉपर पीडीएफ बना के प्रोवाइड कराऊंगा हर एक चीज का। और मुझे लगता है ये इन वीडियोस की पीडीएफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए दूसरा पीडीएफ है, जो मैं आपको पीवाईक्यू कराऊंगा। तो उसका पीडीएफ इस बार मैं देने वाला हूँ। पीवाईक्यू को जैसे पहले मैं हार्ड कॉपी में करता था, क्योंकि करना पड़ता है आपको। हर एक क्वेश्चन मुझे नहीं याद है 2019 में कौन सा क्वेश्चन आया था, कौन से पेपर में पॉलिटी के, सॉरी, पॉलिटी के कौन से क्वेश्चन आए थे, इकोनॉमी के कौन से क्वेश्चन आए थे, नहीं याद है। तो मुझे पहले करना पड़ता है, उसमें 7 से 8 घंटे लगते हैं, ठीक। मैंने आपको पहले भी बताया है। तो उसकी पूरी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। पहले आप एक बार वीडियो देखो, और उसके बाद वो पीडीएफ जो मैंने खुद बनाई है, जिसपे मैंने खुद राइटिंग्स की हैं, सब कुछ लिखा हुआ है, जॉट जॉट डाउन कर रखा है सब कुछ मैंने उसमें, वो आपको लास्ट मोमेंट पे हेल्प करेगी कि आप पिछले 10-15 साल के पेपर्स को जल्दी जल्दी, आपके पास टैब है तो टैब में, नहीं तो हार्ड कॉपी में निकलवा के मोबाइल फोन पे ही आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं, ठीक। बस इतनी ही बात थी। एक वीडियो में और लेके आऊंगा कि आपकी प्रिपरेशंस कैसे होंगी। मैंने कुछ और भी सोचा है यूपी पीएससी वालों के लिए भी, बेसिकली जो यूपी पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि मई जून में वो भी होने वाला है। तो उनके लिए पिछली बार रिक्वेस्ट आई थी किसी की, मुझे याद नहीं है, उनसे मैं अगेन सॉरी कहना चाहूंगा कि उन्होंने कहा था पीसीएस 2024 का पेपर करवा दीजिए, मैं करवा नहीं पाया। तो इस बार 10 साल का टारगेट पीसीएस वालों के लिए भी है, पर पहला मेरा टारगेट यही है। उस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे टाइम लाइन है, अभी उसमें नहीं जाते हैं, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात आपसे मैं कहना चाहता हूँ, अब वीडियो की लेंथ बड़ी नहीं होगी।
मैं आपको पीवाईक्यू कराऊंगा तो उसमें एक पीवाईक्यू के लिए 4 वीडियो लूंगा, क्योंकि एक पेपर कराने में मुझे 2 घंटे का टाइम लगता है, क्योंकि आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देनी होती है। तो मैं आपको 30-30 मिनट का वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। बेसिकली अगर हम अब लौट के आते हैं, बहुत ज़्यादा हो चुका सीनिक रूट, मुझे लगता है कि हमें रियल टॉपिक पे आना चाहिए। तो ये जो सीरीज है, सीरीज का नाम आप याद कर सकते हैं, एवरीवन शुड नो। एवरीवन शुड नो मैंने इसलिए रखा कि अगर आप यूपीएससी से रिलेटेड नहीं है, किसी और सब्जेक्ट, या फिर आप ऐसे यूट्यूब पे सफरिंग कर रहे हैं, तो सर्फिंग कर रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक। सॉरी, सफरिंग सर्फिंग जो भी हो, वॉट एवरीवन शुड नो, ठीक। क्योंकि दो जब सेम हो जाते तो वो कैप समझ ही नहीं आती क्या यूज करो। एवरीवन शुड नो, ठीक। तो इस सीरीज का नाम ये मैंने रखा, मुझे लगता है हर किसी को देखना चाहिए, और हर एक वीडियो आपको 15 से 20 मिनट का होगा। मैं थोड़ा सा भी सीनिक रूट नहीं लेने वाला हूँ किसी वीडियो में। सीनिक रूट का ये मतलब होता है कि आप रियल टॉपिक से थोड़ा सा हट करके कुछ और बताने की कोशिश करें। तो ऐसा है कि अगर मैं इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ तो सिर्फ राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ाऊंगा। एक मैं इसलिए, ये ऐसे नहीं है कि मैं आपको स्लाइड ऐसे दिखाऊं, इसमें ये लिखा है ये लिखा है, मैं आपको स्लाइड बढ़ाते जाऊंगा। मैं एक स्टोरी के रूप में आपको सारी चीजें प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा है जो मुझसे रह गया है, या मुझे इसमें कुछ चेंजेस लाने चाहिए, तो ये आप बता सकते हैं, ठीक। चैनल का नाम है यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड, और अब आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अगले 35 दिन के अंदर या 40 दिन के अंदर आपको सारी वीडियो मैं धड़ाधड़, आप ये मान के चलो तुरंत तुरंत मिल जाएंगे आपको, डेली बेसिस पे, ठीक। तो हम देखते हैं फादर ऑफ रेनेसां। आपको ये मैं पढ़ाने जा रहा हूँ 17 17 2 के आसपास से, ठीक। इनकी, हाँ, ये मान के चलो इन्हीं से स्टार्ट किया मैंने। तो इनकी बर्थ ईयर था 1772 था, और जब ये इनकी डेथ होती है तो 1833 में, मतलब आप मोटा मोटी लगा के चलो तो 61 साल की एज में उनकी डेथ हो जाती है। ये एक ब्राह्मण परिवार से थे, बंगाल में इनका, वेस्ट बंगाल में। अब वेस्ट बंगाल आप उसको नहीं कह सकते हो तब, क्योंकि तब तक इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था। तो बंगाल में बंगाल प्रेसिडेंसी, क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी उस टाइम पे सबसे रिच प्रेसिडेंसी थी, इसलिए वहां पे सबसे पहले अंग्रेज आए हुए थे, ठीक। तो इनका जन्म एक बंगाल प्रेसिडेंसी की एक राधा नगर नाम के विलेज में होता है, ठीक। अगर आप डेट याद रखना चाहो तो कुछ 22 मई है। 22 मई को इनका जन्म राधा नगर में, मैं आपको अगली स्लाइड में दिखा देता हूँ, राधा नगर में इनका जन्म हुआ था। ब्राह्मण फैमिली थी। अब ब्राह्मण फैमिली थी, कहते हैं कि पिताजी वैष्णव थे, और माताजी सेवायत थी। मुझे लगता है कि इन सब चीजों में फंसना अच्छी बात नहीं है। आपके पिताजी किसी की पूजा कर सकते हैं, माताजी किसी भी पूजा कर सकती हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, ये मान के चलो, अगर आपको लगता है कि याद, मुझे नहीं लगता कि याद करने की कोई जरूरत है, लेकिन ठीक है। पिताजी वैष्णवाइट थे, माताजी सेवायत। तो इससे आपको एक चीज तो पता चल गई कि जो फैमिली थे, ब्राह्मण थी और देवी देवताओं में मानने वाली थी, पुराने रीति रिवाजों को मानती थी, इसलिए वो ऑर्थोडॉक्स फैमिली थी। अब यहाँ से क्या सीखने को मिलता है कि उनका एक्सपोजर कैसा रहा होगा। उनका एक्सपोजर वैष्णवाइट और सेवाइट दोनों में रहा होगा। दोनों तरह की जो फिलॉसफीज हैं वो उन्हें पसंद आती रही होंगी। अब क्या होता है, धीरे धीरे जब वो पढ़ने लिखने की उम्र के होते हैं तो उनको भेजा जाता है पटना। अच्छा, पटना क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी में था तो पास में आता था, तो पटना में उन्हें क्या क्या पढ़ाएगा, पटना में उन्हें पढ़ाएगी पर्शियन और अरेबिक, ठीक। 2 लैंग्वेज उन्होंने वहां पे सीखी, क्योंकि आपको पहले ना ये मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब नहीं पढ़ाए जाते थे। नॉलेज के लिए आपको लैंग्वेज होती थी, थियोलॉजीज होती थी, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन की जो थियोलॉजी होती हैं, एपिक्स होते हैं, वो पढ़ाए जाते थे। तो पर्शियन और अरेबिक वहां पे उन्होंने सीखा, और वहां से सीखने के बाद क्या होता है, अब ये क्या है, पर्शियन एंड अरेबिक का मतलब वहां पे आपको इस्लामिक थियोलॉजी पढ़ाई जाती थी, ठीक। इस्लामिक थियोलॉजी में क्या है कि मोनोथीज्म को फॉलो करते हैं ना। एक तो मोनोथीज्म को फॉलो करते हैं, वो इस्लामिक लोग जो होते हैं वो मोनोथीज्म को, यानी अल्लाह को ही मानते हैं। और दूसरी बात, आइडोलेट्री को नहीं मानते हैं वो। आप देखो, जितने भी इस्लामिक लोग होते हैं, वो जो भी मस्जिद बनी होती हैं उसमें कोई आइडोलेट्री नहीं बनी होती है, ठीक। कुछ बना होता है जिसकी वो पूजा करते हैं, लेकिन वो, आप ऐसा कह सकते हो कि किसी कोई आकार नहीं होता है। तो मतलब आइडल वर्शिप में वो बिलीव वहां से उनका खत्म हो गया।
अब एक बात आती है, तब वहां से निकलने के बाद उन्होंने एक बुक लिखी 1809 में। 1809 में लिखी उन्होंने बुक गिफ्ट टू मोनोथिज्म। मोनोथिज्म को एक गिफ्ट, उसको मैंने इंग्लिश में, आप इसको बुक गिफ्ट टू मोनोथिज्म कहते हैं, हिंदी में उसको कहते हैं तुहफत उल मुआहिदीन। ठीक, आप याद कर सको तो याद कर लो, शायद यहाँ पे सही से नहीं दिख रहा है तो मैं आपको यहाँ से एक बार, अभी ये जाएगा नहीं, मैं अलग से लिख देता हूँ, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, तुहफत उल मुहा मुहावद सॉरी मुआहद्दीन। ठीक, यहाँ पे देखो ब्रेक लेना पड़ गया, तो तुल्फत उल मुआहद्दीन मुआहिद्दीन। ठीक, मतलब गिफ्ट टू मोनोथिज्म। यहाँ से एक नॉलेज, अब देखो ज्ञान का इनका संग्रहण कैसे कैसे बढ़ता जा रहा है, मतलब ये ज्ञान को कितना, नॉलेज कितनी ज़्यादा तरीके, अलग अलग वेरिएशन से ये एक्सप्लोर कर रहे हैं और खुद को मेमोराइज कर रहे हैं और नई नई चीज़ें मतलब समाज को देने की कोशिश कर रहे हैं। गिफ्ट टू मोनोथिज्म उनके सोशल और आप कह सकते हो रिलीजियस, सोशल एज वेल एज रिलीजियस रिफॉर्म का एक पहला नमूना था, ऐसा मान सकते हो। फिर क्या होता है, उनके माता पिता जी उनको फिर काशी भेजते हैं। उनको लगता है कि चलो एक सब्जेक्ट में तो पारंगत हो गया हमारा बेटा, अब उन्हें काशी भेजते हैं। जब काशी भेजते हैं तो वहां पे उन्होंने संस्कृत का ज्ञान लिया। अब संस्कृत का ज्ञान, ऐसे कोई लैंग्वेज तो सिखाता नहीं, पहले आपको संस्कृत सीखना होगा, फिर आपको वेद और उपनिषद पढ़ने होंगे। अब जब वेद उपनिषद पढ़ा तो उनको हिंदू थियोलॉजी, हिंदुइज्म की जो फिलॉसफी थी वो समझ में आई। अब वेरिएशन देखते जाओ आप, उनको पहले इस्लाम समझ में आया, फिर हिंदुइज्म समझ में आया। अब यहाँ से क्या होता है, इसके बाद इंग्लिश, क्योंकि उस टाइम पे इंग्लिश का भी, अब क्योंकि अंग्रेज आ चुके थे, आए हुए उन्हें 50-60-100 साल हो चुके थे। अगर आप एक हिसाब से लगाओ जब से उन्हें डोमिनेट करना स्टार्ट किया, तो कुछ 60-70 क्या, मुझे लगता है ठीक ठाक टाइम हो चुका था, 50-60 साल हो चुके थे उनको आए हुए। ठीक, तो अब उनको इंग्लिश भी पढ़ना था, इंग्लिश के लिए फिर वो अलग कॉलेज जाते हैं। वहां पे अब केवल इंग्लिश तो पढ़ेंगे नहीं, इंग्लिश एज ए लैंग्वेज थी। इंग्लिश पढ़ने का ये मतलब है कि जो इंग्लिश के फिलोसफर्स हैं जो इंग्लिश में लिखते हैं, साइंटिफिक जो कल्चर डेवलप हो रहा है, साइंटिफिक नॉलेज के बारे में, अब उनको यहाँ से ज्ञान मिलेगा। क्योंकि अभी आपको मैं अगर बताऊं, आपको हिंदू माइथोलॉजी की बुक्स पढ़नी हो तो आपको जरूरी है संस्कृत का आना। आपको अगर इस्लामिक सब्जेक्ट्स की कोई बुक पढ़नी हो तो आपको जरूरी है पर्शियन और अरबिक का आना। ठीक, ऐसे ही आपको किसी फॉरेन फिलोसफर लाइक जो वेस्टर्न कल्चर के हैं उनकी बुक पढ़नी है तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। तो ऐसे तीनों लैंग्वेज, उनको 3 तरीके की लैंग्वेज आ गई और 3 तरीके की फिलॉसफी भी उनको समझ में आने लगी। अब क्या होता है कि अब इनका रोल स्टार्ट होता है। एक बुक मैंने आपको बता दी, गिफ्ट टू मोनोथिज्म, याद कर लेना, ये बुक पूछा जाता, जो याद करने लायक है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक, अब क्या होता है कि फिर धीरे धीरे अब समाज में आते हैं, अब इनकी पढ़ाई खत्म होती है, समाज में आते हैं। तो उस टाइम पे सती सिस्टम, ये सती सिस्टम आपको बताऊं कहाँ से स्टार्ट होता है, गुप्ता एरा के बाद से सती सिस्टम इंडिया में स्टार्ट होता है। ठीक, अब उन्होंने देखा कि जो उनकी सिस्टर इन लॉ हैं उनको लोग घसीट किया जबरदस्ती करके। जब उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उनको जबरदस्ती उसी पायर में जो जल रहा होता है, उसको जो फ्यूनरल उनका होता है उसी में उनको भी रख दिया जाता है। ठीक, ये देख के मतलब ये पूरा अंदर से ऐसा, मतलब ये हॉरिफिक इंसिडेंट्स होता है। अगर आप आज के टाइम पे रियल लाइफ में आप नहीं इसको, मॉडर्न टाइम में आप नहीं इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, लेकिन आपके सामने कोई जिंदा जलाया जा रहा हो तो, अब मैं इसमें बहुत आगे नहीं जाना चाहूंगा कि कैसे कैसे ये समझ लो ना, परसिक्यूशन हो रहा था ना वुमेन्स का, लेकिन मैं इन सब चीज़ों में बहुत डिटेल में नहीं जानना चाहूंगा कि कैसे मेल ने सप्रेस किया फीमेल को। ये सारी चीज़ें बेकार की बातें हैं, जब कभी आगे आए बेकार की बातों का ये मतलब है इस वीडियो के लिए। ठीक, मैंने आपसे कहा है कि कोई सीनिक रूट नहीं, टू द पॉइंट रहेंगे, क्योंकि वीडियो को कम टाइम में ख़त्म करना है। उसके लिए बीच में एक आध वीडियो अलग से बनाया जाएगा और टाइम लगेगा उसमें। ठीक, तो ये हॉरिफिक एक इंसिडेंट था, जिनको देख, मतलब जो देख लिया उन्होंने ना, उनके अंदर से ये समझ लो कि सब कुछ हिल गया। उन्हें ऐसा लगा कि ये हो क्या रहा है दुनिया में, जैसे गौतम बुद्ध को लगा था डेथ देख के कि फिर हम दुनिया में आए ही क्यों, जब जो अल्टीमेट ट्रूथ है वो डेथ ही है। तो हमें ये मतलब ये मान के चलो आप, ये
किंग बनने में या लग्जरी को भोगने में क्या रखा है? हम सत्य की खोज में क्यों ना निकले? तो उनका भी कुछ ऐसा ही हुआ, ठीक। इसीलिए हम कहते हैं इंडियन रेनेसां। उनको इसीलिए कहा जाता है कि फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन रेनेसां, क्योंकि वो सत्य की खोज में निकलते हैं। तो उन्हें लगा कि ये नहीं, ये किसी तरीके से सही नहीं है। अब उन्होंने फाइट करना स्टार्ट किया सती सिस्टम के अगेंस्ट में कि ये तो गलत है। अब अगर आप किसी भी चीज के अगेंस्ट में फाइट करते हो तो उसके लिए आपको पता है क्या करना होता है। सबसे पहले आपके पास प्रूफ होने चाहिए कि अगर आपके पास प्रूफ है तभी ये माना जाएगा कि हाँ आपने कुछ किया है कि नहीं किया। ऐसे कुछ थोड़ी ना बोल सकते कि नहीं इसको खत्म कर दो। तो मैंने आपको क्या बताया, पर्शियन और अरबिक उन्होंने पढ़ी थी, फिर काशी में जाके उन्होंने क्या पढ़ा, संस्कृत। तो हिंदू माइथोलॉजी को उन्होंने अच्छे से पढ़ रखा था। उन्होंने वेद और उपनिषद का हवाला दिया और कहा क्योंकि ये गलत है, क्योंकि ये एक टाइप का क्राइम है जिसको ना वेद ना उपनिषद कोई भी नहीं मानते हैं, और ना ही मतलब इसके लिए वो आपको अनुमति देते हैं, असेंट देते हैं अपनी। तो मुझे लगता है ये गलत है। और उस टाइम पे विलियम बेंटिक थे 1829 के आसपास इंडिया के गवर्नर जनरल, ठीक। अब तब तक तो बंगाल के गवर्नर जनरल ही थे 1833 के बाद से। जो भी गवर्नर जनरल होता था बंगाल का उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता था, ठीक। तो उनसे उनसे उन्होंने गुहार लगाई, अपनी बातों को रखा, और अल्टीमेटली क्या होता है 1829 में उन्होंने उस एंटी सती सिस्टम के लिए, एंटी सती जो एक्ट आया था उस पे साइन करते हैं वो। और सती सिस्टम पहले बंगाल में, फिर मद्रास में, धीरे धीरे कुछ कुछ एरियाज में करके 1830 के आसपास आपको बॉम्बे में भी दिखेगा। लेकिन इमीडिएट बेसिस पे आप किसी भी चीज को ना कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। अब क्या होता है, जो ऑर्थोडॉक्स होते हैं, ऑर्थोडॉक्स को लगता नहीं ये तो गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारे धर्म के खिलाफ है। तो धर्म सभा, आपने पढ़ा होगा, ठीक। धर्म सभा ने क्या किया, 1830 में उन्होंने एक पिटीशन फाइल की। कहाँ पे? जो प्रिवी काउंसिल थी, कहाँ पे? इंग्लैंड में, कि आप इसको रीइंस्टेट करो। रीइंस्टेट करने का मतलब होता है जो आपने खत्म किया सती सिस्टम को उसको आप वापस से रीइंस्टेट करो। अब इसमें थोड़ी सी देर के बाद आते हैं। सबसे पहले हम कुछ और चीजें कवर कर लेते हैं उन्होंने और क्या क्या किया था। तो अगर थोड़ा सा और मैं आपको बताऊं तो ये आपने देखा पर्शियन, संस्कृत, इंग्लिश की पढ़ाई वगैरह की, उन्होंने फाइट किया सती सिस्टम के अगेंस्ट में। फिर उसके बाद उनकी कुछ और बुक्स हैं जो आपको जानने की जरूरत है। किस लिए उन्होंने ये बुक लिखी थी ये भी जानने की जरूरत है। मैंने आपको बता दिया, हिंदू टेक्स्ट का हवाला दिया, वो सब तो ठीक है। उन्होंने अपने डिफेंस में क्या क्या चलाया था, तो उन्होंने एक बुक लिखी, बंगाली जनरल, बुक नहीं है ये, जर्नलिज्म का है, ठीक। जनरल है जो पब्लिक ओपिनियन देता था। तो संवाद कौमुदी बंगाल में लिखा था उन्होंने, क्या? संवाद कौमुदी। ये जनरल था उनका, जर्नल, जर्नल सॉरी, जनरल नहीं जर्नल था, ठीक। तो संवाद कौमुदी उनकी जनरल थी जिससे वो ऑर्थोडॉक्स को काउंटर करते थे। और एक बुक उन्होंने और लिखी थी, मिरुत उल अकबर। ये थी अरबिक या पर्शियन में, ठीक, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूं। मिरुत उल अकबर, ठीक, ये पर्शियन में या अरेबिक में थी, थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन है, ये आप देख लेना। तो ये दो बुक और उन्होंने लिखी थी जिससे वो डिफेंड करते थे क्या, सती सिस्टम गलत है, और ऑर्थोडॉक्स को वो हमें इससे क्रिटिसाइज करते थे और काउंटर करते थे। इसके बाद कुछ और लाइन में जैसे उन्होंने वुमेन राइट्स एंड एजुकेशन के लिए भी फाइट किया था। आपको पता ब्रह्मो समाज किसने बनाया था? आपने पढ़ा होगा 1828 के आसपास। तो ब्रह्मो समाज इन्होंने क्यों बनाया था? क्योंकि अब ये तो इंटेलेक्चुअल हो चुके थे, मॉडर्न इंटेलेक्चुअल हो चुके थे। तो इन्होंने क्या किया कि एक कुछ तो ऐसा बनाओ जिससे हमारे देशवासी, मेरे ना रहने के बाद भी लोगों को समझ आए। मेरे जो भी मेरे पास नॉलेज है, जो भी मेरे पास ज्ञान, इसका क्या फायदा अगर मेरे देश के लोग इसको समझ नहीं पाते, मॉडर्न साइंटिफिक टर्म को नहीं समझ पाते हैं कि कैसे अब हम अंग्रेजों के साथ डील करेंगे या फिर हमें सोसाइटी में कैसे चेंजेस लाने चाहिए, तो क्या फायदा। तो इसलिए उन्होंने ब्रह्मो सभा स्टार्ट की, जो बाद में आपको ब्रह्मो समाज मिलता है। तो पहले उन्होंने ब्रह्मो सभा नाम रखा। अच्छा, ब्रह्मो क्यों रखा? बंगाल में कुछ चीजों के नाम के लास्ट में ऐसे लगाया जाता ओ, ठीक। अब वैसे आप ब्रह्म समाज कह सकते हो, तो उन्होंने ब्रह्मो समाज, समाज नहीं, पहले ब्रह्मो सभा थी, ठीक। वो बाद में उसका नाम चेंज करके ब्रह्मो समाज रख दिया जाता है। कुछ और काम इन्होंने किया था, मॉडर्न एजुकेशन हिंदू कॉलेज बनाया था। मॉडर्न एजुकेशन हिंदू कॉलेज 1817 में बनाया था। और एक और एंग्लो हिंदू कॉलेज बनाया था उन्होंने 1822 में। जो आपका मॉडर्न एजुकेशन हिंदू कॉलेज है,
ये तो बाद में आपका हो जाता है बंगाल प्रेसिडेंसी या बंगाल यूनिवर्सिटी, ठीक। लेकिन एक एंग्लो हिंदू जिसमें आपको इंग्लिश और हिंदू स्क्रिप्चर्स दोनों मिलेंगे, मतलब साइंटी मतलब आपको साइंस भी पढ़ाई जाएगी और आपको हिंदू माइथोलॉजी बाकी चीज़ें भी पढ़ाई जाएंगी, जो इंडिया का कल्चर है वो भी पढ़ाया जाएगा, और साइंटिफिकली जो साइंटिफिक मेथड है यूरोपियंस का वो भी पढ़ाया जाएगा, आपको इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी। इससे क्या होगा कि जो इंडियंस हैं वो उनको विविड नॉलेज होगी, ऐसा आप मान सकते हो। और वेरियस डायरेक्शन में नॉलेज का और वेरियस लैंग्वेज का आना ये होता है कि आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, लोगों के थॉट प्रोसेस को समझ सकते हैं। आपको सपोज करो आपके किसी एनिमी ने कुछ बुक लिखी है, आप एनिमी या उसको मान सकते हो राइवल ने कुछ बुक लिखी है, उसमें अपनी थॉट प्रोसेस को लिखा होगा, लेकिन आपको पता है वो उर्दू में उसने लिखी है सब कुछ। आपको हिंदी और संस्कृत आती, क्या करोगे आप? अगर आपको उर्दू आती होती तो थोड़ा भी तो उसका थॉट क्या है, वो सोचता कैसे है, थोड़ा तो समझ पाते आप, ये चाहते थे वो। अब क्या होता है, अब सती सिस्टम खत्म हुआ, उसके आगे से बढ़ते हैं, इतना मैंने पीछे का कवर किया आपके साथ में। अब क्या है कि पहले ट्राइब्स जो होते थे ना, ट्राइब्स मान लो या फिर जो बेसिक इंडियन की सोच ये थी कि अगर आप समंदर को क्रॉस करते हो तो मतलब आप एक कई टाइप से मॉन्स्टर को न्योता दे रहे हो, राक्षस, ठीक। तो एक सोच थी, तो इसीलिए लिखा गया क्रॉसिंग द काला पानी एज द फर्स्ट मॉडर्न इंडियन एम्बेसडर, ठीक। उन्होंने काला पानी का मतलब यही होता है कि उन्होंने समंदर क्रॉस किया, क्योंकि पहले लोग ना इंडिया से जो काला पानी अंडमान निकोबार पे आपको मिलता है, ठीक, समंदर क्रॉस करके काला पानी जो जाता था कौन होता था, उनको जेल में लोग डालते थे ना, अंग्रेज लोग काला पानी में जेल बनाए हुए थे। तो ऐसा कुछ इनकी थिंकिंग थी। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। पहले अंग्रेजों ने जब कब्जाया अमेरिका को, बेसिकली अमेरिका को कब्जाने का प्रोसेस अलग अलग है। पहले वहां पे डच गए थे, फिर डच बाद में कर्ज में डूब गए तो फ्रेंच गए थे, फ्रेंच भी धीरे धीरे कर्ज में डूब गए, तो फाइनली जो कब्जा हुआ था वो ब्रिटेन का हुआ था, वो अलग स्टोरी है। तो वहां पे एक मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। वेस्टर्न किसी प्रोविंस में जब 20 जुलाई 1869 को, 20 जुलाई 1869 को अगर मैं सही हूं तो, जो अपोलो 11 था 1969 को, जो अपोलो 11 था उसके लिए पहले एक्सरसाइज हो रही थी, मतलब कैसे कैसे सब कुछ करना है वहां पे, सारा इन्वायरमेंट बना हुआ था। तो लोग बाहर निकले हुए थे घूमने के लिए, नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन और उनके कुछ और साथी। तो कुछ ट्राइब्स मिले, उन्होंने पूछा वाई यू गाइज आर हियर, तो उन्होंने बताया अपना कि हम यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं और ऐसा ऐसा है। अच्छा, यू आर गोइंग टू मून? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने कहा मून हमारे लिए कुछ भगवान है, एंजल टाइप का है, तो हमारी कोई एक हमारे कुछ है, मतलब हमारी साइड से कुछ उनको डिलीवर कर सकते हो वहां पे जाने के बाद। डिलीवर करने का ये मतलब है कि हमारा कुछ थॉट है उनको आप बता सकते हो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है बताओ। तो वो क्या कहते हैं, वो कुछ अपने ट्राइबल लैंग्वेज में सामने से कहते हैं और कहते हैं इसको रिवाइज करो, अगेन एंड अगेन इसको रिपीट करो, और तब तक रिपीट करो अंटिल यू मेमोराइज इट। तो जब तक आप इन सारी चीजों को मेमोराइज नहीं कर लेते, इस मेरे एक सेंटेंस को, तब तक आप इसको बोलते जाओ। अच्छा वो तब तक बोलते हैं, फिर कहते हैं अच्छा बताओ तो इसका मतलब क्या, कहते हैं नहीं ये एक टाइप का कुछ ऐसा हमें कर्स लगेगा, मतलब हमें पाप लगेगा अगर हम आपको ये बता देते हैं कि आपने इसका मतलब क्या है, तो हमारी इस मैसेज को डिलीवर करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। अब आपको कोई ऐसा बोल दे तो आप जरूर जानना चाहोगे कि इसका मतलब क्या है। उन्होंने क्या किया, फिर किसी एक ट्राइबल को कहीं से पकड़ा वकड़ा, समझाया समझाया, फिर जो उन्होंने बताया, उसने पहली बात तो सुनने के बाद बहुत देर तक हंसा। फिर उसने कहा कि इसका मतलब आप जानते हो क्या है, कि आपको मून पे जाके ये कहना है कि कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो बाप की जमीन कब्जाएंगे, ठीक। जो आज का अमेरिका है बेसिकली वो ट्राइब्स का नहीं है, रियल मतलब जो नेटिव अमेरिकन थे वो तो खत्म हो गए थे 90 to 99%। आज के टाइम के तो मुझे मुझे इतना डेटा नहीं मालूम है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 90% जो वहां के नेटिव्स थे वो खत्म हो चुके थे, ठीक। व्हाइट रेस ही थी, और आपको जो ब्लैक रेस अभी दिखती है वहां पे ना, वो क्या है कि अफ्रीका से और एशिया से जो लोग लेके जाए गए थे एज अ स्लेव, वो है। बाद में वहां पे आपको पता है सब कुछ होता है, वो क्या कहते हैं सिविल वॉर होता है 1864, फिर उसके बाद सबको राइट्स मिलते हैं, ये सारी चीजें वो अलग का कल्चर है, मैं उसमें नहीं डूबना चाहूंगा। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने वो कहना क्या चाहते थे कि आप हमारे यहाँ आए हो और आपने हमारी यहाँ जमीन कब्जाई, फिर आप मून पे जा रहे हो उसकी भी जमीन कब्जाओगे। तो कुछ ऐसा उनका मैसेज था। मैं बस ऐसे थोड़ी सी बताना चाहता था आपको कि क्यों हम लोग मानते थे कि समुद्र को क्रॉस करना एक टाइप का मतलब ऐसा है कि राक्षस को न्योता देना है, ठीक, मॉन्स्टर को।
तो उसके बाद क्या होता है, अब ये काला पानी जाते, सॉरी, ये मतलब इंग्लैंड जाते क्यों हैं, उसके 3 कारण थे। एक तो धर्म सभा ने, मैंने आपको बताया कि वहाँ की प्रिवी काउंसिल में ऑर्थोडॉक्सियंस ने कहा था कि पिटीशन डाली थी कि आप इसको चार्टर एक्ट 1833 के अंदर मिला करके इसको खत्म करो, ये एंटी सती एक्ट सिस्टम को खत्म करो, सती सिस्टम को रीइंस्टेट करो। अब इनका जाना जरूरी था, लोगों को समझाना जरूरी था वहां पे कि नहीं, जो भी मिनिस्टर और एमपीज थे कि उनको समझाना बहुत जरूरी था कि नहीं, ये हमारे यहाँ एक टाइप का, ये समझ लो कि टैबू है जो महिलाओं के अगेंस्ट में यूज किया जा रहा है, ठीक। तो वहां पे जाने के लिए आपको और कुछ भी चाहिए। तो उस टाइम पे जो मुगल किंग थे, अब तो कोई किंग उंग रह नहीं गए थे, लेकिन इनको कुछ अलाउंसेस, मतलब ये एक अच्छी लाइफ जी सके ना, इसलिए अंग्रेज इनको कुछ अलाउंस देते थे, ठीक। अब एम्परर थे उस टाइम के अकबर सेकेंड, उनको पता था कि इनको इंग्लिश भी आती है और इंग्लैंड में इनको लोग जानते भी हैं अच्छे से, तो इनको भेजते हैं। अब इनको लगा कि चलो विन विन सिचुएशन है भाई, इनका भी हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा। तो ये फिर वहां पे जाते हैं, राजा के अकबर सेकंड होते हैं, उनका मैसेज भी देते हैं और उनके लिए जो अलाउंस होता है वो उसको सिक्योर करते हैं। और दूसरी बात, मनवाने में ये, इन सबको ये मनवाने में खुद को सहज पाते हैं और सफल हो जाते हैं कि हाँ, यहाँ पे ये जो कल्चर है इंडिया में एंटी सती सिस्टम का, ये बहुत क्रूअल है, ये महिलाओं के राइट्स के अगेंस्ट है, ठीक। उनके जो राइट्स है उनका हनन करता है, वायलेशन है। तो मतलब फाइनली ये खुद को सक्सेसफुल पाते हैं इन सारी चीज़ों को करने में। मुझे लगता है कि आपके लिए इतनी जानकारी, और यूपीएससी में आपको इस चैप्टर को समझने के लिए, राजा राम मोहन राय के बारे में कोई क्वेश्चन आता है, उसको करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। इसलिए मैंने इसको बताया। अब थोड़ा सा मैं आपको आगे इसके बारे में और बताता हूँ कि वो जब वहाँ पे गए तो क्या क्या हुआ था। तो बेसिकली वो 1830 के आसपास पहुँचते हैं, उनका बहुत भव्य स्वागत होता है। उनको यहाँ तक कि जो किंग विलियम फोर्थ थे उनका कोरोनेशन था, वो राजा बनने वाले थे, उसमें भी बुलाया गया था। बाद में वो फ्रेंच भी गए थे, मतलब फ्रांस भी गए थे, सॉरी, फ्रेंच लैंग्वेज के चक्कर में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ, फ्रांस भी गए थे। अच्छा, ये रुके कहाँ थे, एक यूटिलिटेरियन फिलोसफर हैं जेरेमी बेंथम, अगर आपने पढ़ा हो तो, जेरेमी बेंथम, ठीक, उनसे भी इनकी मुलाकात हुई थी। और ऐसे ही कोई इनके एक मित्र थे उनके साथ में, वो स्टेपल्टन ग्रोव में, स्टेपल्टन ग्रोव ब्रिस्टल में है, या ब्रिसल में है, वहां पे ये रुके हुए थे। अब वहीं पे उनको मेनिंजाइटिस होता है किसी कारण से, मच्छर वगैरह काटने से, और फीवर की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। अब आप देखो कि जो अंग्रेज कहते थे, अच्छा, इनकी रिस्पेक्ट उतनी वहां पे क्यों थी, एक तो इनको इंग्लिश आती थी, दूसरी बात ये साइंटिफिक थिंकिंग रखते थे, और अंग्रेजों का मकसद क्या था कि इंडियन इन ब्लड बट ब्रिटिश इन नेचर एंड थिंकिंग, ठीक, ऐसा होना चाहिए। उनको लगा कि हाँ ऐसे ही हैं। पर जब इनकी डेथ होती है तो इनको कैसे ट्रीट करते हैं, जो स्टेपल्टन ग्रोव होता है वहां पे इनको ग्राउंड में दफनाया जाता है, ना कि जैसे क्रिश्चियन के तरीके दफनाया जाना चाहिए उस तरीके से। आप डेथ का अगर डेट वगैरह याद रखना चाहो, 27 सितंबर 1833, तो वहां पे उनको दफनाया जाता है। फिर क्या है, द्वारका नाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के जो ग्रैंड फादर थे, उन्होंने, अगर आपको याद हो तो, लैंड होल्डर सोसाइटी बनाई थी, और राजा राम मोहन राय की डेथ के बाद बंग भाषा प्रकाशिका सभा भी उन्होंने बनाई थी, उसमें एक एसोसिएट मेंबर थे, ठीक। तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के ग्रैंड फादर थे, वो वहां पे पहुंचे कुछ सालों के बाद, तो उन्होंने देखा कुछ ऐसा है। उसके बाद उन्होंने एर्नोल्स वेल सिमेट्री, जहाँ पे क्रिश्चियंस को, जो वहाँ के लोग होते थे क्योंकि क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे, उनकी डेथ होती थी, जहाँ दफनाए जाते थे वहीं पे ले जा करके उनको दफनाया, और वो छतरी वतरी टाइप का पूरा मुसोलियम बनाया। अगर आप इसको देख पा रहे हो, ये थोड़ा सा आगे आ गया है, तो देखिए आप यहाँ पे कहीं उनको दफनाया गया और ऊपर पूरा छतरी वतरी टाइप का, मतलब आज के टाइम पे इंडियन जब वहां जाते हैं ना, तो उसको ये मानते हैं कि पिलग्रिमेज साइट है, ठीक। और एंड में बस मैं इतना ही बताऊंगा इसमें कि रविन्द्रनाथ टैगोर, जो द्वारकानाथ टैगोर के जो ग्रैंड सन है, उन्होंने क्या लिखा था कि ओरिजिनेटर ऑफ ऑल द मॉडर्न मूवमेंट इन आवर कंट्री, मॉडर्न मूवमेंट जितनी स्टार्ट हुई थी वो राजा राम मोहन राय ने। क्यों? क्योंकि आपको धीरे धीरे मैं आगे पढ़ाऊंगा, तो साइंटिफिक जो टेम्परामेंट था इंडिया में, वो कहाँ से जन्मा, वो कहाँ से आया, मतलब सोच लोगों की कैसे बदली कि हमें इंग्लिश पढ़ना चाहिए, जिससे हम ब्रिटिशर्स की थॉट प्रोसेस को समझ सके, बाकी सारी चीज़ें, और अपने यहाँ पे हम रिफॉर्म कैसे ला पाएँ। मुझे लगता है कि मैंने इस वीडियो में जो भी मुझे समझ आ रहा था, जितना मैं बता सकता था उतना मैंने बता दिया है। मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा रह गया है जो आपको और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। अगर आप
देखो क्या है ना, वीडियो आप पढ़ो, वीडियो को आप देखो, फिर उसके बाद कुछ आपके पास है उनके बारे में पढ़ सकते हो तो पढ़ो। उससे क्या होता है कि मेंस के लिए जो आपको बार बार घूमना पड़ता है ना, वो घूमना नहीं पड़ेगा। ठीक, तो इस चैनल का नाम है यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड। मैंने आपको पहले बता दिया था कि अगर इसमें 100 लाइक्स होते हैं तो मैं आपको इसका पीडीएफ भी, ये वाला पीडीएफ नहीं दूसरा पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। और ऐसे है आपको वीडियोस मिलते रहेंगे डेली बेसिस पे या फिर अल्टरनेट डे पे आपको वीडियोस प्रॉपर मिलते रहेंगे। और बस इतना ही, थैंक यू। बाकी काफ़ी लेट हो गया तो इस चक्कर में, और आगे के वीडियो आपके 20 मिनट के अंदर में हो जाएंगे क्योंकि इसमें मैंने आपको थोड़ी स्ट्रेटजी वगैरह पहले बताई थी। सो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।